फ्रैंकेनस्टाइन मूवी की कहानी शुरू होती है 1857 से एक जगह पर जिसका नाम फेदरमोर नॉर्थ है। यहाँ एक बड़ी सी शिप आर्टिक आइस में फंस गई होती है। शिप का कैप्टन एंडरसन होता है जो अपनी टीम को बर्फ तोड़ के शिप को बाहर निकालने का काम दे चुका होता है। कमांडर उससे बोलता है कि वो लोग स्पीड नहीं बढ़ा सकते वरना उनके लोगों को नुकसान हो सकता है, पर एंडरसन इंसिस्ट करता है कि चाहे लोग लगातार काम करें या फिर मुश्किल से, उन्हें जल्दी से जल्दी नॉर्थ पोल पहुंचना ही होगा क्योंकि वहीं उनका मिशन है। शिप को बर्फ से निकालने का काम चलते चलते रात हो जाती है। रात को एंडरसन को उसके लोग बताते हैं कि थोड़ी दूर एक ब्लास्ट हुआ है, मतलब कोई धमाका। एंडरसन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है तो उन्हें एक डॉग वुल्फ की शेड मिलती है जो कि टूट चुकी होती है। जमीन पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ होता है लेकिन सारे कुत्ते बिल्कुल ठीक होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक बहुत घायल आदमी मिलता है जिसका नाम होता है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, जो दर्द से तड़प रहा होता है। वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, पर विक्टर कुछ बताने की हालत में नहीं होता। तभी अचानक एक डरावना मॉन्स्टर वहां आ जाता है। वो दिखता तो इंसान जैसा है पर साइज में बहुत बड़ा होता है। उसकी बॉडी सड़ी हुई सी और स्किन अलग हो रही होती है और वो बहुत गुस्से में होता है। एंडरसन विक्टर को लेकर वापस शिप पर आ जाता है लेकिन मॉन्स्टर शिप पर हमला कर देता है। वो एक एक करके शिप के लोगों को मारने लगता है। सबसे कहता है कि विक्टर उसका शिकार है और वो लोग विक्टर को उसे दे दें, लेकिन कोई भी नहीं मानता। सब लोग मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करते रहते हैं। मॉन्स्टर उन सबको आसानी से मार देता है और उस पर गोली का भी कोई असर नहीं होता। इतने में एक आदमी एक बड़ी सी गन से मॉन्स्टर पर गोली चला देता है और मॉन्स्टर शिप के नीचे गिर जाता है, पर वो तुरंत ही अपने आप को हील कर लेता है और दोबारा शिप पर चढ़ने लगता है। लेकिन तब तक शिप के लोग सीढ़ी ऊपर खींच चुके होते हैं। अब मॉन्स्टर गुस्से में आकर पूरी शिप को धक्का देने लगता है। शिप पहले ही बर्फ में फंसी हुई थी पर मॉन्स्टर इतना पावरफुल होता है कि वो शिप को हिलाने लगता है। बर्फ टूटने लगती है। ऊपर से एंडरसन भी बर्फ पर गोलियां चलाता है जिससे बर्फ और ज्यादा टूट जाती है और मॉन्स्टर पानी के अंदर गिर जाता है। एंडरसन और उसके लोग थोड़ा सा चैन महसूस करते हैं और विक्टर का इलाज शुरू करते हैं। यहाँ पता चलता है कि विक्टर का एक पैर पहले से ही नकली होता है और कुछ देर बाद विक्टर होश में आता है और एंडरसन से पूछता है कि मॉन्स्टर ने कितने लोगों को मारा। एंडरसन बताता है कि टोटल 6 आदमी मर गए। विक्टर कहता है कि मॉन्स्टर दोबारा आएगा और सबको मार डालेगा जब तक कि विक्टर उसे वापस ना मिल जाए। ये सुनकर एंडरसन शॉक हो जाता है। तब विक्टर अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करता है और यहीं से शुरू होता है इस मूवी का पहला पार्ट, विक्टर्स टेल। अब हमें दिखाया जाता है कि विक्टर के पिता लियोपोल्ड एक बहुत बड़े सर्जन थे। उन्होंने क्लेयर नाम की लड़की से शादी की थी क्योंकि क्लेयर अमीर थी और उसने काफी सारा दहेज दिया था। कुछ टाइम बाद उन दोनों का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने विक्टर रखा। लियोपोल्ड अक्सर शहर से बाहर जाते रहते थे पर जब भी घर आते सब कुछ उनके हिसाब से होता। वो नेचर के बहुत स्ट्रिक्ट थे, एब्यूसिव और जिद्दी भी थे। क्लेयर उनसे बहुत डरती थी। क्लेयर अपने दूसरे बच्चे से प्रेग्नेंट होती है लेकिन लियोपोल्ड उस पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ विक्टर पर फोकस करते रहते। उनका एक ही गोल था, विक्टर को सर्जन बनाना, इसलिए वो हमेशा विक्टर को ह्यूमन एनाटॉमी सिखाते रहते। और इसी के साथ विक्टर पर बहुत प्रेशर होता क्योंकि अगर वो कुछ गलत करता या सीख नहीं पाता तो लियोपोल्ड उसे मारते। वो उसे हाथों पर कभी नहीं मारते थे क्योंकि वो सर्जरी के काम के लिए इम्पोर्टेंट होते, इसलिए वो हमेशा विक्टर के चेहरे पर मारते। एक दिन क्लेयर दूसरे बच्चे को जन्म देती है लेकिन बच्चे के पैदा होते ही क्लेयर की डेथ हो जाती है। इससे विक्टर अंदर से टूट जाता है। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। लियोपोल्ड अपने दूसरे बेटे का नाम विलियम रखते हैं और वो विलियम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक दिन विक्टर लियोपोल्ड से पूछता है कि जब क्लेयर का ऑपरेशन आप ही कर रहे थे तो फिर वो कैसे मर गई। लियोपोल्ड कहता है मौत किसी के कंट्रोल में नहीं होती। ये सुनकर विक्टर डिसाइड करता है कि वो मेडिकल साइंस के हर चीज़ सीखेगा। वो सोचता है कि वो एक ऐसा सर्जन बनेगा जो मौत को भी हरा दे। वो चाहे तो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सके। विक्टर कहता है कि उसका आज से एक नया जन्म हो रहा है, उसे एक पर्पस मिल गया है। उसी वक्त विक्टर एक विजन देखता है, एक डार्क एंजल का। डार्क एंजल विक्टर से कहता है कि वो अपने पिता से भी बड़ा सर्जन बनेगा, दुनिया का सबसे महान सर्जन। जिंदगी और मौत दोनों पर उसका कंट्रोल होगा। फिर वक्त बीतता है और क्लेयर का जो बागीचा था जिससे फ्रैंकेनस्टाइन फैमिली की इनकम आती थी, उस बागीचे में आग लग जाती है। विवाद के कारण विक्टर के परिवार को बहुत बड़ा लॉस होता है और उनके पास सिर्फ एक हवेली बचती है। विक्टर अपने छोटे भाई विलियम को रिश्तेदारों के पास भेज देता है और खुद अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए निकल जाता है। साल बीतते जाते हैं, दशक गुजर जाते हैं और विक्टर लगातार मेहनत करता रहता है। अब 1855 में विक्टर पर रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल में केस चलता है। उसने एक मरे हुए आदमी के आधे शरीर का इस्तेमाल करके किसी दूसरे आदमी के हाथ जोड़ दिया था और उसे जिंदा भी कर दिया था। जिंदा होने के बाद वो लाश अपना हाथ मूव कर पा रही थी। विक्टर की बात सुन रही थी और इंसान जैसा रिएक्ट भी कर रही थी।
सब लोग इस काम को पाप बोलते हैं क्योंकि ये गॉड की क्रिएशन के रूल्स के अगेंस्ट था। लेकिन विक्टर कहता है कि अगर उनका गॉड मरे हुए को जिंदा होने नहीं देता तो वो ऐसे गॉड को नहीं मानता। इस बात पर सब विक्टर पे और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और विक्टर को रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिग्रोस से सस्पेंड कर दिया जाता है। विक्टर इस सब से काफ़ी गुस्से में होता है। तभी उसके पास हेनरिच हार्लैंडर नाम का एक आदमी आता है जिसने कोर्ट में विक्टर का डेमो देखा था। हार्लैंडर एक आर्म्स मर्चेंट होता है और वो विक्टर को बताता है कि उसके पास विलियम की चिट्ठी है जिसमें पता चलता है कि विलियम हार्लैंडर की भतीजी एलिजाबेथ से सगाई करने वाला है। अब 3 दिन बाद विक्टर हार्लैंडर के घर पहुंचता है। यहाँ हार्लैंडर उसे सीधा बोलता है कि वो पहले आर्मी में सर्जन था और उसने विक्टर का डेमो बहुत ध्यान से देखा। उसे समझ आ गया है कि विक्टर मरे हुए को जिंदा कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विक्टर सिर्फ नर्वस सिस्टम में थोड़ी देर के लिए एनर्जी फ्लो करता है, मतलब लाश कुछ ही देर के लिए जिंदा रहती है। ये एक तरह से शॉर्टकट था, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। अब हार्लैंडर विक्टर को एक एक्सपेरिमेंट दिखाता है। इस एक्सपेरिमेंट में इंसानी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को लकड़ी की प्लेट्स पर रखा गया होता है। ये प्लेट्स ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम पर बेस्ड होती हैं, जिसमें ब्लड फ्लो बहुत कम होता है, लेकिन वो एनर्जी को स्टोर कर सकती हैं और बार बार यूज़ करने की कैपेबिलिटी भी रखती हैं। विक्टर ने कभी ऐसा सोचा नहीं था। हार्लैंडर कहता है कि विक्टर को जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो सब प्रोवाइड करेगा, उसे बस विक्टर का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते देखना है और अभी वो विक्टर से बदले में कुछ नहीं मांगता। कुछ देर बाद विक्टर अपने भाई विलियम से मिलता है और एलिजाबेथ यानी कि विलियम की होने वाली वाइफ से बात करता है। एलिजाबेथ का सोचने का तरीका बहुत अलग होता है और उसकी पर्सनैलिटी से विक्टर थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। अब अगले दिन हार्लैंडर विक्टर को एक पुराने एबेंडर्ड टावर में ले जाता है। वहीं पर वो विक्टर को अपनी लैब बनाने के लिए बोलता है। विक्टर को जो भी इक्विपमेंट चाहिए हार्लैंडर अपनी फैक्ट्री के मजदूरों से बनवा देगा। यहाँ विलियम भी विक्टर का असिस्टेंट बन जाता है। अब एक दिन विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक बॉडी ढूंढने निकलता है। हार्लैंडर पहले ही परमिशन ले चुका होता है कि वो फांसी पाए हुए कैदी की बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी दौरान विक्टर एलिजाबेथ को चढ़ जाते हुए देखता है। वो कन्फेशन देने आई होती है। विक्टर क्यूरियस हो जाता है कि एलिजाबेथ ने आखिर क्या पाप किया होगा। वो चुपके से प्रीस्ट के कन्फेशन कैबिन में जाकर छुप जाता है। कुछ देर बाद एलिजाबेथ वहां आती है और कन्फेशन शुरू करती है। वो कहती है कि उसे विक्टर से नफरत है क्योंकि विक्टर बहुत एरोगेंट है और हमेशा अपनी मर्जी चलाता है। विक्टर ये सुनकर बहुत हर्ट हो जाता है। वो पर्दा हटा देता है और एलिजाबेथ उसे देखकर शॉक हो जाती है और हेसिटेट करने लगती है। एलिजाबेथ वहाँ से निकल जाती है और विक्टर उसके पीछे जाके उससे बात करता है। फिर एलिजाबेथ थोड़ा अपने बारे में बताती है। उसे इंसेक्ट्स पसंद हैं क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग होते हैं। वो साइंस की बड़ी फ़ैन है और हमेशा किसी चमत्कार यानी कि मिरेकल की तलाश में रहती है, लेकिन अभी तक उसे साइंस का वो बिग मेरिकल नहीं मिला। कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। जो मॉन्स्टर पानी में डूब गया था वो पूरी तरह हील होकर पानी से बाहर निकलता है और शिप की तरफ बढ़ने लगता है। यानी मॉन्स्टर के पास फास्ट हीलिंग पावर भी थी और बहुत स्ट्रेंथ भी। एंडरसन के लोग कहते हैं कि मॉन्स्टर दोबारा अटैक करेगा, इसलिए एंडरसन को विक्टर को मॉन्स्टर को दे देना चाहिए, पर एंडरसन मना कर देता है। वो कहता है कि कुछ भी हो विक्टर की वो रक्षा करेगा। फिर कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है। विक्टर को एक लाश मिल चुकी होती है और वो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। साथ ही वो एलिजाबेथ के साथ थोड़ा वक्त बिताता है और धीरे धीरे उसे पसंद करने लगता है। दूसरी तरफ उसका एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद भी बॉडी जिंदा नहीं हो पा रही थी। हार्लैंडर विक्टर को बोलता है कि जल्दी काम पूरा करो क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और उसके फंड्स भी खत्म हो रहे हैं। अब विक्टर टेंशन में आ जाता है। एक हफ्ते में वो बॉडी को कैसे जिंदा करेगा। इस स्ट्रेस में वो एलिजाबेथ से अपने फीलिंग्स का इजहार कर देता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे साफ मना कर देती है। मना करना उसकी मजबूरी होती है क्योंकि वो विक्टर के छोटे भाई विलियम की फियांसे होती है। एलिजाबेथ को भी दुख होता है पर वो कुछ नहीं कर सकती। विक्टर डबली परेशान हो जाता है। एक तरफ एलिजाबेथ जिसे वो पसंद करता है उसके साथ हो नहीं सकता, दूसरी तरफ उसका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही नहीं चल रहा। विक्टर जब ध्यान से सब चेक करता है तो उसे समझ आता है कि वो बॉडी को सही जगह पर करंट नहीं दे रहा है। जब वो करंट की लोकेशन चेंज करता है तब बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और जाग जाती है। विक्टर को फाइनली समझ आ जाता है कि डेड बॉडी को कैसे जिंदा करना है। फिर एक हफ्ते बाद वॉर शुरू हो जाता है और विक्टर बहुत सारे सोल्जर्स की बॉडी को कलेक्ट करता है। वो अलग अलग बॉडीज के बेस्ट पार्ट्स काट पीट कर एक परफेक्ट बॉडी बनाता है। तूफान वाली रात वो आसमानी बिजली से उस बॉडी को चार्ज करने की तैयारी करता है। उस टाइम विक्टर और हार्लैंडर ही टावर में होते हैं। विलियम और एलिजाबेथ वहां से निकल चुके होते हैं। इसी दौरान विक्टर को पता चलता है कि हार्लैंडर एक जानलेवा बीमारी से मरने वाला है और इसी वजह से वो विक्टर का एक्सपेरिमेंट सपोर्ट कर रहा था ताकि मरने के बाद विक्टर उसे भी जिंदा कर सके। विक्टर इस बात को तुरंत मना कर देता है। हार्लैंडर उसे पहले पैसे का लालच देता है, बोलता है कि पैसा पावर सब कुछ दे देगा वो, एलिजाबेथ तक भी, पर विक्टर इनकार कर देता है। वो कहता है कि हार्लैंडर की बॉडी अंदर से बीमारी से सड़ चुकी है और अब उसका कुछ नहीं हो सकता।
फिर हार्लैंडर गुस्से में विक्टर का इक्विपमेंट छीन लेता है ताकि वो एक्सपेरिमेंट को रोक सके, पर हाथापाई के दौरान हार्लैंडर ऊपर से नीचे गिर जाता है और वो वहीं मर जाता है। विक्टर फिर से अपना सिस्टम जोड़ता है और आसमान की बिजली से बैटरी चार्ज करता है ताकि बॉडी को पावर मिल सके, लेकिन बॉडी फिर भी जिंदा नहीं होती। एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। अब थक कर विक्टर अपने रूम में सो जाता है। नींद में उसे वो डार्क एंजल दिखाई देता है, जिससे डर कर वो जाग जाता है और शॉकिंगली सामने वही लाश खड़ी होती है जो कि जिंदा होती है। विक्टर एकदम शॉक हो जाता है, लेकिन साथ ही अंदर से बहुत खुश भी हो जाता है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती, क्योंकि विक्टर ने सिर्फ उस बॉडी को जिंदा करने का सोचा था। आगे क्या करना है उसके बारे में उसने कभी को सोचा ही नहीं था। उसके सारे आइडियाज़ ख़त्म हो गए थे। पहले तो इस बॉडी के अंदर कोई इमोशंस नहीं थे, ना वो सोच सकता था ना वो समझ सकता था, इसलिए वो गलतियाँ करता था, खुद को चोट पहुँचा लेता था, पर फिर हील भी हो जाता था। धीरे धीरे वो खुद चीज़ें समझने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर उसके गुस्से को नोटिस करता है तो उसे बांध कर रखता है। फिर एक दिन बाद एलिजाबेथ और विलियम वहां आते हैं। एलिजाबेथ उस बॉडी को देखती है और यही वो चमत्कार था जिसे वो ढूंढ रही थी। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है और उसे समझने की कोशिश करती है। इस बॉडी का सीन ऐसा है कि अगर सामने वाला अच्छा बिहेव करे तो ये भी अच्छा बिहेव करता है। एलिजाबेथ प्यार से बात करती है तो ये उसके साथ सॉफ्ट हो जाता है। वो उसे बोलना सिखाती है तो ये शब्द बोलता है एलिजाबेथ, और दूसरा शब्द वो पहले ही सीख चुका होता है जो कि था विक्टर। अब एक रात विक्टर एलिजाबेथ से कहता है कि ये बॉडी किसी काम की नहीं है। एलिजाबेथ कहती है कि ये चीज़ नहीं है, अब इसमें जान आ चुकी है और ये तो इंसानों से भी ज़्यादा पवित्र है। ये सुन के विक्टर का ईगो हर्ट हो जाता है और वो बॉडी को पीटना शुरू कर देता है, लेकिन अब तक बॉडी को गुस्सा आना शुरू हो गया था, जिससे विक्टर बहुत डर जाता है। यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि विक्टर अपने बिल्कुल पापा जैसा बिहेव करने लगा था। अब अगले दिन विक्टर विलियम को हार्लैंडर की मौत का सच बताता है और बोलता है कि वो एलिजाबेथ को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए। फिर विलियम एलिजाबेथ को लेकर निकल जाता है। उधर विक्टर पूरे टावर को आग लगा देता है ताकि वो लाश भी जल जाए, लेकिन वो लाश विक्टर को आवाज़ लगाने लगती है, जिसकी वजह से विक्टर का मन बदल जाता है। वो वापस टावर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक टावर ब्लास्ट हो चुका होता है। इसी ब्लास्ट में विक्टर अपना पैर खो देता है, यानी कि मूवी की शुरुआत में जो उसका नकली पैर दिखाया गया था वो इसी इंसिडेंट की वजह से हुआ था। अब इस बीच एलिजाबेथ भी विलियम को मना करके वापस आ जाती है, लेकिन तब तक टावर पूरी तरह ब्लास्ट हो चुका होता है, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता था। अब प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। मॉन्स्टर शिप पर आ जाता है और सीधा एंडरसन के कैबिन में पहुंच जाता है। वो बोलता है कि एंडरसन ने विक्टर की कहानी तो सुन ली, पर अब उस क्रीचर की साइड की कहानी भी सुननी होगी, और यहीं से शुरू होती है उस क्रीचर की स्टोरी, द क्रीचर्स टेल। तो होता ये है कि विक्टर ने टावर के अंदर आग लगा दी थी, ब्लास्ट भी हो गया था जिसमें क्रीचर जलने वाला था, लेकिन तब तक क्रीचर को इतनी समझ आ चुकी थी कि उसे खुद को बचाना है, यानी कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। वो अपनी बेड़ियां तोड़ने की कोशिश करता है और पूरा जोर लगाकर आज़ाद हो जाता है। वो बेसमेंट में बंधा हुआ था जहाँ से एक नाला समुंदर की तरफ जा रहा था। क्रीचर उस नाले में कूद जाता है। वो टावर से निकल आता है और पानी में गिर जाने की वजह से बच जाता है। फिर वो आगे चलने लगता है। आगे उसे जंग के मैदान में मरे हुए सोल्जर्स के कंकाल और उनके कपड़े मिलते हैं। वो कपड़े इसलिए पहनता है क्योंकि उसने दूसरे इंसानों को कपड़े पहनते हुए देखा था। फिर वो आगे जाता है तो वो जानवर को देखता है, लेकिन वो जानवर उसे परेशान नहीं करते, तो ना वो उन्हें परेशान करता है ना उनसे डरता है। वो पेड़ों से फल तोड़कर खाता है क्योंकि अब उसके पास एक बॉडी थी और उसको ताकत की ज़रूरत महसूस हो रही थी। इसी दौरान कुछ लोग उस पर गोलियां चला देते हैं। डर के मारे वो भागता है और एक बस्ती के पास के एक शेड में छुप जाता है। ये शेड एबेंडेंट था, तो वो यहीं रहने लगता है और बाहर के लोगों को देखकर उनसे सीखता है कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं। वो चीज़ों के नाम सीखने लगता है, जैसे कि किसे क्या बोलते हैं। धीरे धीरे वो बहुत कुछ सीख जाता है। यहीं वो एक ओल्ड मैन को देखता है जो एक छोटी लड़की को पढ़ाता है। लड़की के साथ साथ ये क्रीचर भी छुपकर सीखने लगता है। ऐसे ही वो यहाँ रहकर इंसानों की तरह जीना सीखने लगता है और रात के टाइम वो छुपकर उनकी छोटी मोटी मदद भी करता है। कभी वो रिपेयर का काम करता है, कभी कपड़े साफ कर देता है, कभी कोई चीज़ ला देता है। वो हर काम चुपचाप करता था बिना किसी को दिखे। अब एक दिन बस्ती पर भेड़िए हमला कर देते हैं और बच्चों को खाने लगते हैं, लेकिन लोग उन भेड़ियों को मार कर भगा देते हैं। इससे क्रिएचर को समझ आता है कि भेड़िए इंसान के दुश्मन नहीं होते और ना ही इंसान भेड़ियों के दुश्मन होते हैं। दुश्मनी का मेन रीज़न होता है नियत, और जीने के लिए कभी कभी किसी का मरना ज़रूरी होता है। यही होता है सर्वाइवल, जो वो भी सीख जाता है। फिर एक रात वो हिम्मत करके ओल्ड मैन के सामने जाता है। ओल्ड मैन अंधा था, इसलिए क्रिएचर से नहीं डरता, बल्कि वो क्रिएचर के दिल की काइंडनेस को पहचान लेता है। वो नोटिस करता है कि क्रिएचर बोल नहीं पाता। ओल्ड मैन उसे दोस्ती का ऑफर देता है और कहता है कि वो डरे नहीं बल्कि खुश रहे।
ये बात क्रिएचर को एक नया इमोशन फील करवाती है। अब वो सिर्फ बॉडी से नहीं बल्कि दिमाग से भी जागने लगता है। ओल्ड मैन उसे कहानियाँ पढ़ाता है, जिंदगी के बारे में बताता है और क्रिएचर धीरे धीरे बोलना सीख लेता है। उसके अंदर इंसानों को समझने की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है। वो सोचता है कि वो खुद कौन है, लेकिन उसके पास कोई याद नहीं होती। उसके पास सिर्फ लोगों के कटे बटे शरीर के टुकड़े होते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी भी ऐसे ही अलग अलग पार्ट से बनी थी। फिर वो आग, पानी और ज़मीन को महसूस करता है और एक दिन टावर वापस जाकर अपने बारे में जानने की कोशिश करता है। वहाँ उसे सच पता चलता है कि वो सिर्फ मौत का रूप है, वो सिर्फ एक क्रिएचर है जो डेथ से बना है। ये जानकर वो बहुत दुखी हो जाता है और वापस बस्ती आ जाता है, लेकिन उस टावर से उसको विक्टर का पता मिल जाता है। अब क्रिएचर वापस आता है और देखता है कि ओल्ड मैन अकेला है। तब भेड़िए हमला कर देते हैं, लेकिन क्रिएचर उन्हें मार देता है। ओल्ड मैन काफ़ी घायल हो चुका था और अब उसका वक्त ख़त्म होने वाला था। अपने आखिरी पलों में ओल्ड मैन और क्रिएचर बात करते हैं। क्रिएचर कहता है कि वो कुछ नहीं, सिर्फ अलग अलग लाशों से बना एक कचरे का ढेर है। ओल्ड मैन कहता है कि ऐसा नहीं है, क्रिएचर अच्छा इंसान है और उसका दोस्त है। और इसी बात के साथ ओल्ड मैन अपनी जान दे देता है। क्रिएचर के लिए पहली बार कोई अपना मिला था, पर अब वो चला गया था। इसी बीच बस्ती के लोग वहां आ जाते हैं। वो क्रिएचर को देखकर समझते हैं कि उसने ओल्ड मैन को मारा है और उस पर हमला कर देते हैं। क्रिएचर मरने लगता है, लेकिन काफ़ी देर बाद वो फिर से जाग उठता है। अब उसके अंदर दुख और गुस्सा दोनों हैं। साथ ही साथ वो विक्टर को ढूंढने लगता है ताकि वो उसे एक साथी दे, और क्रिएचर को बस यही चाहिए था, कुछ और नहीं। फिलहाल विक्टर विलियम के साथ रहता है। उसे डार्क एंजल के नाइटमेयर्स दिखने लगते हैं, जो अब मौत के रूप में उसके सामने आते हैं। विक्टर के हिसाब से उसने ही मौत को जन्म दिया था, उसने ही मौत को बनाया था। विलियम विक्टर को ध्यान रखता है और अब विक्टर और एलिजाबेथ की शादी का दिन आ गया होता है। अब अगली सुबह विक्टर एलिजाबेथ से लास्ट टाइम बात करने जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे अंदर तक जानती थी। उसे विक्टर से नफरत थी, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। जब विक्टर उसके पास आता है तो एलिजाबेथ उसे थप्पड़ मारकर वहां से भगा देती है। अब गुस्से में विक्टर अपने रूम में चला जाता है, जहां वो क्रिएचर पहले से ही आया होता है और उसका इंतजार कर रहा होता है। क्रिएचर विक्टर से कहता है कि वो उसके लिए एक साथी बनाए, लेकिन विक्टर अपने ईगो और गुस्से में बोल देता है कि क्रिएचर एक मॉन्स्टर है और वो दूसरा मॉन्स्टर कभी नहीं बनाएगा। क्रिएचर कहता है कि वो मर नहीं सकता और अकेला रहना बहुत दर्द देता है, इसलिए उसे बस एक साथी चाहिए। पर विक्टर बोलता है कि साथी बनाने से क्या होगा, तुम दोनों शादी करोगे, बच्चे होंगे, पूरी मॉन्स्टर्स की फौज बन जाएगी। ये बात सुनकर क्रिएचर को बहुत बुरा लगता है। गुस्से में क्रिएचर विक्टर पर हमला करने आता है और आवाज़ सुनकर एलिजाबेथ भी रूम में आती है। वो क्रिएचर को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि वो उससे पहले से ही पसंद करती थी, क्योंकि क्रिएचर उसे एक प्योर हार्टेड इंसान लगता था। विक्टर क्रिएचर को शूट करता है, लेकिन गोली एलिजाबेथ को लग जाती है, क्योंकि वो बीच में आ जाती है। विलियम और बाकी लोग अंदर आते हैं और क्रिएचर पर हमला करते हैं, लेकिन क्रिएचर सबको पीट देता है। तब एलिजाबेथ क्रिएचर से कहती है कि वो उसे अपने साथ ले जाए, तो क्रिएचर उसे उठाकर वहां से ले जाता है। विक्टर देखता है कि विलियम मर रहा था। अब विक्टर अपने भाई से आखिरी बार बात करता है और कहता है कि हमेशा उसे विक्टर से डर लगता था, उसके गुस्से और पागलपन से। विलियम कहता है कि असली मॉन्स्टर ये क्रिएचर नहीं बल्कि विक्टर खुद है, बिल्कुल उनके पिता की तरह। क्रिएचर एलिजाबेथ को लेकर एक गुफा में जाता है। एलिजाबेथ मरने से पहले क्रिएचर से कहती है कि वो जिंदगी भर उसकी तलाश में थी, एक चीज़ जो वो कभी बयां नहीं कर सकती थी, और आज वो फाइनली क्रिएचर के सामने है। ये उसके लिए असली प्यार था और आज वो क्रिएचर की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। वो मर जाती है और विक्टर वहाँ आता है और क्रिएचर को मारने लगता है, लेकिन क्रिएचर कहता है कि विक्टर उससे नहीं मार पाएगा। क्रिएचर विक्टर को एक नया मकसद देता है कि वो उसे मार दे, इससे पहले कि विक्टर उसके हाथों मारा जाए। यहाँ से एक चेज शुरू होती है। विक्टर क्रिएचर से बचने की कोशिश करता है और क्रिएचर उसे मारने के इरादे से उसके सामने आता रहता है। ये चेज शिप के पास तक जाती है, जहाँ भी विक्टर क्रिएचर को मारने में फेल हो जाता है। फाइनली शिप पर विक्टर क्रिएचर से माफ़ी मांगता है और क्रिएचर के सर पर हाथ रखकर उसे अपना बेटा बुलाता है। क्रिएचर ने ओल्ड मैन से सीखा था कि हमें माफ़ करना चाहिए, और यही सबसे बड़ा लेसन था। आज क्रिएचर विक्टर को माफ़ कर देता है। विक्टर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और फाइनली मान लेता है कि वो खुद ही मॉन्स्टर था जिसने एक इंसान बनाया था। विक्टर मर जाता है और क्रिएचर वहाँ से जाने लगता है और खुद भी जानता है कि उसे ज़िंदा रहना होगा, जैसे विक्टर ने कहा था, ये सीखने के लिए कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। अब क्रिएचर के पास कोई क्लियर मकसद नहीं था, लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक नया पर्पस बन गया था। फिर क्रिएचर शिप से नीचे जाता है। जो लोग पहले उससे डर रहे थे, अब वो क्रिएचर को रहम और काइंडनेस की नज़र से देखते हैं। अब क्रिएचर शिप के पीछे जाकर पानी में फंसी शिप को धक्का देता है, ताकि वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, यानी अपना मिशन पूरा कर सकें। अब एंडरसन को भी अपना मिशन पूरा करना था, पर अब उसके पास भी एक मकसद था।
अच्छाई करना, और अब वो सबके साथ घर वापस लौटने का फैसला करता है ताकि सब सुरक्षित रहें। और क्रिएचर अपने नए मकसद के साथ दुनिया में खो जाता है अपनी ज़िंदगी को फिर से जीने के लिए। और इसी के साथ फ्रैंकेनस्टाइन मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।